हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अशरफ एक पुलिस ऑफिसर था और उसके लिए ये बात बहुत मशहूर थी कि वो बहुत बहादुर भी है और ज़हीन भी है। उसने बहुत से ऐसे मुजरिम पकड़े थे जिन्हें कोई बहादुर पुलिस ऑफिसर भी नहीं पकड़ सका था। एक दिन उसका ऑफिसर उसे बुला के कहने लगा कि अशरफ, कैसे हो तुम? अशरफ ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ऑफिसर कहने लगा कि हमारे पास एक बहुत अहम इत्तला आई है। ऑफिसर ने कहा तो अशरफ ने हैरत से उसे देखा और बोला, क्या फिर कोई खतरनाक मुजरिम आ गए हैं? ऑफिसर कहने लगा कि नहीं, इस बार मामला कुछ और है, पुरस्रार सा मामला है। अशरफ बहुत बेचैनी से पूछने लगा कि जल्दी से बताएं कि क्या मामला है। तभी उसका ऑफिसर कहने लगा कि मुझे इत्तला मिली है कि शहर में जो कत्ल की वारदातें हो रही हैं ये कोई जराइम पेशा लोग नहीं कर रहे, बल्कि ये तो कोई ऐसी मखलूक है जो ये सारे काम सर अंजाम दे रही है। अशरफ कहने लगा, सर ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऑफिसर कहने लगा, हाँ है तो ये बहुत हैरतनाक बात, लेकिन हमें रिपोर्ट मिली है, हमें उसकी रोशनी में काम करना होगा, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ आवाम की खिदमत करना और साथ ही साथ उनकी हिफाजत करना भी है। हमें उसे पकड़ना होगा। तभी अशरफ कहने लगा कि सर आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। ये सुनते ही ऑफिसर ने एक फ़ाइल अशरफ के हाथ में पकड़ा दी। उसमें उस मखलूक के बारे में सारी तफसीलात थी। ऑफिसर कहने लगा कि जल्द अज जल्द तुम इसके लिए कोई लाएअमल बनाओ और फिर उसकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाओ। तभी अशरफ कहने लगा कि सर आप फ़िक्र ना करें, मैं सब देख लूँगा। उस तरह की चीज़ों की गिरफ्तारी के इम्कानात तो कम ही होते हैं, लेकिन उसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है? ऑफिसर कहने लगा कि इसके इम्कानात तो कम हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गिरफ्तारी के इम्कानात हों तो उसे गिरफ्तार कर लो, वरना उसे ख़त्म करना तो बहुत ज़रूरी है। अशरफ कहने लगा कि सर आप फ़िक्र ना करें, मैं इस केस पर पूरा काम करूँगा। अशरफ अपने ऑफिसर के कमरे से बाहर आकर बैठकर फ़ाइल का मुताला करने लगा और उस मखलूक के बारे में ये बताया गया था कि एक बहुत ही लंबा आदमी है जो कोट पहनता है और अपने चेहरे को छुपाए रखता है। वो किसी न किसी तरह लोगों को अपने साथ ले जाता है और शहर के किसी भी हिस्से में ले जाकर उसे ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इन वारदातों की थोड़ी बहुत तफसील मौजूद है। अशरफ अब इस केस पर गौर कर रहा था। फिर उसने सोचा कि अपने मातहतों को ख़बरदार कर दे कि अगर इस हुलिये का आदमी उन्हें कहीं भी नज़र आए तो वो फ़ौरन इसे इत्तला करें। वो ख़ुद भी बहुत मेहनत कर रहा था और उस आदमी को तलाश कर रहा था। एक दिन अशरफ शाम के वक्त बाहर चहलकदमी कर रहा था। उसके बाद अचानक से वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीने लगा। तभी वायरलेस सेट पर उसके मातहत का फ़ोन आ गया और वो कहने लगा कि सर, आपने जिस हुलिये का आदमी कहा था वैसा ही एक आदमी यहाँ अपनी जीप में एक और आदमी को बेहोश करके ले गया है। तभी अशरफ उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ मौजूद हो? उसके मातहत ने उसे बता दिया कि मैं इस इलाके में मौजूद हूँ। तभी वो कहने लगा, क्या तुमने उसका ताक़ुब किया? तो उसका मातहत कहने लगा कि मैं उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। तभी अशरफ कहने लगा कि तुम मुसलसल मुझसे राब्ते में रहना, मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। ये कहते हुए वो खड़ा हुआ और अपनी कार में रवाना हो गया। उसने अपने मातहत से मुसलसल रब्ता रखा हुआ था और बलाखिर उसकी बाइक तक वो पहुंच ही गया। उसकी हिदायत पर उसका मातहत अपनी बाइक से उतरकर उसकी कार में आकर बैठ गया और उसने बताया कि वो पुरस्रार सा आदमी एक बहुत ही बड़ी सी काली गाड़ी में सामने की तरफ गया है। वो सड़क शहर से बाहर जाती थी। काफ़ी देर की ड्राइविंग करने के बाद बिला आखिर उन लोगों को वो गाड़ी नज़र आ गई जिसकी वो तलाश में थे। वो उस गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन बहुत ही मोहतात अंदाज में।
ताकि उस पुरस्कार आदमी को बिल्कुल पता न चल सके कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। अब शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा फैलता चला जा रहा था। गाड़ियों की लाइट्स भी रोशन कर दी गई थी। सड़क पर अशरफ की गाड़ी के अलावा दीगर गाड़ियां भी आ जा रही थी, इसलिए वो बिल्कुल मुतमईन था कि उस आदमी को बिल्कुल खबर नहीं होगी कि हम उसका ताक़ुब कर रहे हैं। उसकी गाड़ी काफ़ी दूर आकर कच्चे रास्ते पर उतर गई और अशरफ को भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करनी पड़ी। अगर वो उन्हें रोशन रखता तो शायद उस पुरस्कार आदमी को पता चल जाता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काफ़ी देर कच्चे रास्तों पर गाड़ियां चलती रहीं और बिला आखिर उस पुरस्कार आदमी की गाड़ी एक इमारत के अंदर चली गई। अशरफ और उसका मातहत भी अपनी गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करते हुए उसी इमारत के अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही देर के बाद वो इमारत की दीवार को कूदकर अंदर दाखिल हो गए थे और वहां से सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी, बाकी सारी इमारत में अंधेरा छाया हुआ था। वो दोनों बहुत आहिस्तगी के साथ उस रोशन कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, जहां खिड़की और रोशनदान से रोशनी बाहर आती नजर आ रही थी, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। वो लोग उस खिड़की के नीचे पहुंच गए। अब उन्होंने अपना रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। अशरफ ने अपने मातहत को नीचे बैठने का इशारा किया और ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब चलने लगा। फिर उसने कमरे के अंदर देखा। वहाँ वो ख़तरनाक सा आदमी बेड पर बैठा था और उस बेड पर एक और आदमी भी लेटा हुआ था जो दिखने में बेहोश नज़र आ रहा था। जब उस पुरस्कार से आदमी ने अपना नकाब उतारा तो उसे देखते ही अशरफ ने उसे पहचान लिया। वो एक बहुत ही ख़तरनाक आदमी था। शायद वो ज़हनी तौर पर बीमार था, इसलिए लोगों को ख़त्म कर देता था। उसने जैसे ही बेड पर लेटे हुए आदमी की जान लेने की कोशिश की, उसी लम्हे अशरफ ने खिड़की का शीशा तोड़ डाला और अंदर दाखिल हो गया। अशरफ के मातहत ने भी शीशे को जल्दी जल्दी तोड़ा और फुर्ती के साथ कमरे के अंदर दाखिल हो गया। तभी वो आदमी कहने लगा कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तभी अशरफ कहने लगा, मैं तो तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तभी वो कहने लगा, तुम तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसी ताकतें हैं कि मैं तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए उसने छलांग लगाई और अशरफ के ऊपर से उड़ता हुआ बाहर चला गया और दीवार फांदकर बाहर को कूद गया और इसके साथ ही अंधेरे में गायब भी हो गया। दरअसल उसके साथ एक जिन्नाती ताकत भी मौजूद थी जो उसे उड़ाकर वहां से ले गई थी। हालांकि अशरफ अपने साथ एक आमिल का दिया हुआ पानी भी लाया था और अगर वो उस आदमी पर फेंक देता तो वो मारा जा सकता था, लेकिन अब तो वो फरार हो चुका था। अशरफ ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं ना मिला। मायूस होकर अशरफ को वापस रवाना होना पड़ा। अब अशरफ ने आमिल के पास जाकर सारी सूरत हाल बताई तो उसने अमल करके हिसाब लगाया और बताया कि वो आदमी ये मुल्क छोड़कर जंगलों में चला गया है। अब वो डर के मारे यहाँ कभी भी नहीं आएगा। ये सुनते ही अशरफ ने इत्मीनान का सांस लिया और अगले ही रोज़ उसने अपने ऑफिसर को रिपोर्ट भी दे दी कि आइंदा वो आदमी शहर में कहीं नज़र नहीं आएगा। ये सुनते ही ऑफिसर भी मुतमईन हो गया क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए लोगों की जान बचाई थी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। रात का वक्त था और ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। कुछ मुसाफिर सोए हुए थे और कुछ जाग भी रहे थे। अजीज़ अहमद और उनके अहले खाना भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जिनमें उनकी बेगम, उनका बेटा और उनकी बेटी शामिल थे। अजीज़ अहमद तो जाग रहे थे जबकि बाकी लोग सो रहे थे। अचानक से ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और उसके बाद ट्रेन रुक गई। अब मुसाफिरों को बहुत तशवीश होने लगी कि आखिर ट्रेन रोक क्यों दी गई है। सब लोगों ने खिड़की का शीशा ऊपर करके झांका। कुछ मुसाफिर ट्रेन से नीचे भी उतर चुके थे। सब गार्ड के पास जमा थे और बोल रहे थे कि क्या हुआ है,
तभी गार्ड बता रहा था कि ट्रेन में कुछ खराबी हो गई है। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, कुछ देर में हम रवाना हो जाएंगे। वो कहते हुए आगे बढ़ गए ताकि मुसाफिरों को परेशानी ना हो। वक्त गुजरता जा रहा था और करते करते 1 घंटा गुजर गया। जो लोग सो रहे थे अब तो वो भी जाग चुके थे और सूरत हाल का जायजा ले रहे थे और सोच रहे थे न जाने ट्रेन में क्या खराबी हो गई है कि चलते ही नहीं दे रही। तभी सब कहने लगी, अजीज अहमद, आप जरा बाहर जाएं और पता तो करके आएं कि क्या मामला है। करीब ही कुछ लोग खड़े थे। अजीज अहमद उनके पास गए और पूछा कि भाइयों, क्या आपको मालूम है कि ट्रेन में क्या खराबी हो गई है जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। तभी एक आदमी कहने लगा कि गार्ड तो कह रहा था कि जल्द ही हम रवाना हो जाएंगे, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है और तमाम मुसाफिर भी अब तो बहुत परेशान हैं। तभी अजीज अहमद साहब बोले कि गार्ड के आने का इंतज़ार कर लेते हैं, उनसे दोबारा पूछते हैं कि आखिर असल मामला क्या है। कुछ ही देर में गार्ड उन्हें आता हुआ नजर आया तो वो कहने लगे कि अब तक ट्रेन क्यों रवाना नहीं हुई। तभी गार्ड ने उन्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। इसी दौरान अजीज अहमद के कंपार्टमेंट में एक बुजुर्ग आ गए और कहने लगे कि भाई यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं। तभी अजीज अहमद पूछने लगे कि क्या हुआ, तो वो कहने लगे ये तो बहुत पुरस्कार मामला है। ट्रेन अचानक से रुक गई है और चल नहीं रही। किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर मसला क्या है। अभी हमने गार्ड की बातें सुनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता किसी से कह रहा था कि यहाँ पर जिन्नों का बसेरा है और उन्होंने अपनी ताकत से इस ट्रेन को रोक दिया है। तभी अजीज़ अहमद की बेगम तो बहुत घबरा गई, लेकिन वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप घबराएं नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि सब अपने तौर पर तैयार रहें और कलामे इलाही पढ़ें। हो सकता है कि वो जिन यहाँ से दूर भाग जाए। मैं सब मुसाफिरों को यही तलकीन कर रहा हूँ कि वो कलामे इलाही पढ़ें और मैं खुद भी उसके लिए एक वजीफ़ा ज़रूर करूँगा। ये कहते हुए वो बुज़ुर्ग दूसरे अपार्टमेंट में चले गए। उनकी बात सुनकर तो सब बहुत परेशान हो गए थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनके अपार्टमेंट में एक बहुत ही अजीब सी मखलूक दाखिल हो गई। सारे मुसाफिरों का बुरा हाल था, सब खौफज़दा थे। लेकिन अचानक से वो बुज़ुर्ग जो लोगों को वज़ाइफ बता रहे थे जल्दी से उसी कंपार्टमेंट में आ गए और जैसे ही उन्होंने उस जिन को देखा तो कलामे इलाही का विर्द शुरू कर दिया। कलामे इलाही का विर्द शुरू होते ही उस जिन की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। उन बुज़ुर्ग को देखते हुए बाकी लोगों ने भी कलामे इलाही पढ़ना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह का जिक्र करने लगे। कुछ देर तो वो मखलूक वहीं तड़पती रही और उसके बाद अचानक से ट्रेन में धुआं ही धुआं भर गया और जब धुआं छटा तो वो मखलूक वहाँ पर मौजूद नहीं थी, यानी वो जिन वहाँ से जा चुका था। सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही देर के बाद गार्ड ने बताया कि ट्रेन में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन ट्रेन खुद ही चलना बंद हो गई थी और अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है। लिहाजा तमाम मुसाफिर अपने अपने डब्बों में सवार हो जाएं। हमारी ट्रेन रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस तरह ये ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।